It is also known as inborn immunity. It is also known as congenital immunity. और ये जो इम्यूनिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इन्नेट इम्यूनिटी प्लांट और एनिमल दोनों का फीचर है। और इन्नेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड को हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी प्लांट और एनिमल का दोनों का फीचर है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कह रहा है इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर्स हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम को इंक्लूड किया गया। सेकंड वन इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें सिक्रीशंस जैसे सलाइवा है, टीयर्स है और स्टोमक में जो हमारे HCl एसिड रिलीज हो रहा है और फीवर, ये सब कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर है। थर्ड वन इज द सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में 2 तरह की सेल्स की बात करते हैं हम लोग। एक फैगोसाइटिक सेल होती है, कुछ नॉन फैगोसाइटिक सेल। जो मोनोसाइट है, जो न्यूट्रोफिल है, जो मैक्रोफेज है, ये फैगोसाइटिक सेल है। और जो नेचुरल किलर सेल है वो नॉन फैगोसाइटिक सेल है। तो ये सेलुलर बैरियर के कंपोनेंट्स हैं। एंड फोर्थ वन इज द साइटोकाइन बैरियर। इसमें हम बात करेंगे इंटरफेरॉन्स की। तो इंटरफेरॉन एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं और ये जो इंटरफेरॉन होता है ये वायरस स्पेसिफिक नहीं है। मतलब हमारी किसी सेल पर वायरस ने अटैक किया तो वायरस इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन सिक्रीट करता है एंड दैट प्रोटीन फैगोसाइटिक सेल होती है, कुछ नॉन फैगोसाइटिक सेल। जो मोनोसाइट है, जो न्यूट्रोफिल है, जो मैक्रोफेज है, ये फैगोसाइटिक सेल है। और जो नेचुरल किलर सेल है वो नॉन फैगोसाइटिक सेल है। तो ये सेलुलर बैरियर के कंपोनेंट्स हैं। एंड फोर्थ वन इज द साइटोकाइन बैरियर। इसमें हम बात करेंगे इंटरफेरॉन्स की। तो इंटरफेरॉन एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं और ये जो इंटरफेरॉन होता है ये वायरस स्पेसिफिक नहीं है। मतलब हमारी किसी सेल पर वायरस ने अटैक किया तो वायरस इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन सिक्रीट करता है एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज इंटरफेरॉन एंड केमिकली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन। तो इंटरफेरॉन वायरस स्पेसिफिक नहीं है। एक पर्टिकुलर वायरस के अटैक पे एक पर्टिकुलर इंटरफेरॉन नहीं बनेगा। मतलब राइनो वायरस अटैक कर रहा है तो उस समय जो इंटरफेरॉन बना है वो दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी यूज हो जाएगा, बट दीज आर स्पीसीज स्पेसिफिक। मतलब मेरी बॉडी में जो इंटरफेरॉन बना है वो आपकी बॉडी में भी यूज हो जाएगा बिकॉज वी आर ऑफ सेम स्पीसीज मेंबर्स। लेकिन जो माइस की बॉडी में बना है या मंकी की बॉडी में बना है वो हमारी बॉडी में यूज नहीं होगा। तो ये तो इन्नेट इम्यूनिटी जो सरलता से मिल गया, जो सहजता से मिल गया। दूसरा है एक्वायर, हासिल करना। ये अडेप्टिव इम्यूनिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पैथोजन स्पेसिफिक होगा, एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करेगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 4 इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला तो हमने कह दिया ये पैथोजन स्पेसिफिक है और दूसरी बात डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपने और पराये में भेद कर लेना, ये एक्वायर्ड का फीचर है। एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इंक्लूड होती हैं टी और बी लिम्फोसाइट और टी और बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो अपने और पराये में डिफरेंशिएट कर सकती है। एंड थर्ड वन इज द डाइवर्सिटी। मतलब हमारे पास में जितने भी टी लिम्फोसाइट है, जितने भी बी लिम्फोसाइट है, सारी एक जैसी नहीं है। हमारी बॉडी में 10 मिलियन टाइप्स की टी सेल्स है, 1 मिलियन टाइप्स की बी सेल्स है। तो दुनिया भर के एंटीजन एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं और उनके अगेंस्ट फिर वो रेस्पॉन्ड देती हैं। तो डाइवर्सिटी। एंड फोर्थ वन इज द मेमोरी। याद रखना एक्वायर्ड का फीचर है। इन्नेट का मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार आया तो बॉडी उसके लिए प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स देगा और फ्यूचर में जब वो आएगा तो बॉडी उसके लिए सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देगा। तो जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, वो टाइम टेकिंग होता है, लो इंटेंसिफाइड होता है। और फ्यूचर में जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो ये क्या होगा, रैपिड होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा, बूस्टर होता है। तो ये सब कुछ मेमोरी के कारण ही होता है। हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को याद रखता है। अरे याद रखता है तभी तो इतना जल्दी पहचान लेता है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मेमोरी, याद रखना। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी केवल और केवल वर्टिब्रेट्स का फीचर है, ऑल एनिमल्स या प्लांट्स का फीचर नहीं है। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी प्लांट और एनिमल दोनों में मिल रहा था, लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा केवल और केवल वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें इंक्लूड होती हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स। तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे पहली बार कोई पैथोजन आता है तो बॉडी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स देगा और फ्यूचर में जब आएगा तो बॉडी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। एक ग्राफ से इसको डिस्कस करते हैं। आप देखिए ना इस ग्राफ में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने एंटीबॉडी टाइटर और परसेंटेज लिया है। तो कोई एंटीजन हमारी बॉडी के फर्स्ट कांटेक्ट में आया, पहली बार आया तो ये फर्स्ट कांटेक्ट होगा और जब आया आते ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, आते ही उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। जब वो आएगा कुछ टाइम लगेगा और कुछ टाइम के बाद में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगी, रेस्पॉन्स आने लगा।
तो ये जो टाइम लगा है एंटीजन का आना और एंटीबॉडीज बनना, एक्चुअली एंटीबॉडी बनाने का काम करती है बी लिम्फोसाइट। तो जब पैथोजन या एंटीजन आएगा, आपकी बी सेल एक्टिव होंगी, उसे रिकॉग्नाइज करेंगी, फिर वो एंटीबॉडी बनाएंगी। तो कुछ टाइम के बाद में बी सेल ने एंटीबॉडी बनाना शुरू किया और फिर एंटीबॉडीज का टाइटर या परसेंटेज ब्लड में बढ़ने लगा और रेस्पॉन्स आने लगा। और पहली बार जो रेस्पॉन्स आया वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है। और प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स स्लो होता है, लो इंटेंसिफाइड होता है, वीक होता है, फीबल होता है, मंद होता है। लेकिन फ्यूचर में जब उसी तरह का एंटीजन दोबारा से आएगा, आप देखिए ना, बहुत कम समय के अंदर बॉडी ने हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स दे दिया। तो फ्यूचर में जो रेस्पॉन्स आया वो सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स है। और सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स होता है, बूस्टर होता है, एन एमनेस्टिक का मतलब होता है इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। ये मेमोरी पर बेस्ड है, याद रहा तभी तो इम्यून सिस्टम ने उसको बहुत जल्दी पहचान लिया। तो एक्वायर्ड में सारा का सारा गेम मेमोरी का ही होता है। तो वो कौन कौन सी सेल्स हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं? मतलब एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है, पहली बार पैथोजन या एंटीजन आया तो बॉडी ने प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स दिया और फ्यूचर में आया तो बॉडी ने सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये रेस्पॉन्सेज लिम्फोसाइट के कारण आ रहे हैं। अब दो तरह के लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट्स। एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना बोल रहा है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है और टी सेल एंटीबॉडी तो नहीं बनाती, लेकिन इनकी हेल्प करती है। हम थोड़ा सा इलेबरेट कर देते हैं, ये कैसे हेल्प करती हैं। ये जो टी सेल्स है, इनसे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे और इन टी सेल्स से जो केमिकल रिलीज होंगे, उन केमिकल्स को हम लोग लिम्फोकाइंस बोलेंगे, उनको हम लोग साइटोकाइंस बोलेंगे। और ये केमिकल अब बी सेल्स को एक्टिव कर देंगे और बी सेल क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। अब इन टी सेल और बी सेल के भी टाइप्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे टी हेल्पर है, टी किलर है, टी रेगुलेटर है, और जो टी सेल फ्यूचर में काम आएंगे उनको टी मेमोरी बोलेंगे। तो एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है, पहली बार पैथोजन आया तो बॉडी ने प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और फ्यूचर में आया तो बॉडी ने सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स दिया। ये रेस्पॉन्स लिम्फोसाइट के कारण है। दो तरह की लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व है, एक बी लिम्फोसाइट, दूसरी टी लिम्फोसाइट। बी सेल एंटीबॉडी बना रही है, टी इनकी हेल्प कर रही है। हम थोड़ा सा इलेबरेट कर देते हैं, ये टी सेल भी इनकी हेल्प तभी करती है जब इनको कोई कहता है। और इनको कौन कहता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इनके एग्जाम्पल में मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से बनी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलेगी टी हेल्पर को और टी हेल्पर बोलेगी बी लिम्फोसाइट को और फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएंगी। मोस्टली पाथवे ऐसे ही चलता है। तो आपने चैप्टर का थीम समझा, ये मेरा बॉडी है। अब कोई भी पैथोजन या इन्वेडर मेरी बॉडी में आना चाहेगा तो उसके एंट्री को सबसे पहले कौन रोकेगा? स्किन। स्किन बहुत शानदार बैरियर है, जब तक ये इंटैक्ट है, जब तक ये सही सलामत है, पैथोजन या इन्वेडर को नहीं जाने देगा। तो जब इतना अच्छा बैरियर है तो नेचर ने इसको कंटिन्यूटी में क्यों नहीं बनाया? अगर कंटिन्यूटी में बना देता तो हम खाना कैसे खाते, हम पानी किस तरह से पीते, हम ब्रीथ किस तरह से करते, हमारे सेंस ऑर्गन किस तरह से काम करते, गैमेट्स कैसे रिलीज होते, यूरिनेशन डीफिकेशन कैसे होता। तो ओपनिंग्स देनी पड़ी। अब ओपनिंग देनी पड़ी तो इससे इन्वेडर को क्या हो गया? फायदा हो गया और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वो पैथोजन, वो इन्वेडर, वो माइक्रोब्स, वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म इन ओपनिंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो नेचर ने यहां भी तैयारी किया। अगर वो फूड या वाटर के थ्रू आएगा तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा, अगर वो एयर के थ्रू आया तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा। तो वहां आया तो यहां भी नेचर ने क्या बना दिया? म्यूकोसल लाइनिंग बना दी और वो म्यूकोसल लाइनिंग उसे ब्लड में एंटर करने से रोक देगा। तो स्किन और म्यूकोसल लाइनिंग ने मिलकर बना दिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन कोई इनसे भी बच गया और फिर आपके ब्लड में आ गया, आपके कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, तो फिर सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को काम करना है। पैथोजन आपके ब्लड में आ रहा है तो ब्लड में मोनोसाइट है, ब्लड में नेचुरल किलर सेल्स है, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स है, और वही मोनोसाइट जब ब्लड से बाहर आती है तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब मिलकर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड होती हैं। इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम वर्क करता है। तो दो तरह के लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट जहां पर ओरिजिनेट होती है, जहां पर ये प्रोलिफरेट होती है, जहां पर ये मैच्योर होती है, जहां पर ये स्टोर रहती हैं, उन्हें बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट, दोनों तरह की लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन कहां पे शुरू होता है? बोन मैरो में। और इनको बनाने वाली जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ये लिम्फोसाइट प्रीकर्सर सेल्स हैं। तो
तो दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनना शुरू होंगे, उनका डेवलपमेंट, उनका फॉर्मेशन वहां शुरू हो जाएगा, लेकिन टोटल लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में मैच्योर नहीं होती हैं। After initiation, some immature lymphocytes migrate from bone marrow and enter in thymus for their maturation. और जो यहां जाकर मैच्योर होंगी उन्हें टी सेल्स बोलेंगे, बाकी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही रह गई उन्हें बी सेल्स बोलेंगे। तो इन टी सेल्स दिस लेटर टी डिनोट्स थाइमस, बट इन बी सेल्स दिस लेटर बी डिनोट्स बर्सा ऑफ फैब्रिसियस। एक्चुअली बी सेल का डिस्कवरी मैमल से पहले बर्ड्स में हुआ था। तो प्रायर टू मैमल्स these B cells were discovered in birds, और बर्ड्स के जिस लिम्फोइड टिश्यू में इसकी स्टडी हुई थी वो था बर्सा ऑफ फैब्रिसियस, hence named B cells। तो B cells में B बर्सा ऑफ फैब्रिसियस को डिनोट कर रहा है। तो दोनों तरह के लिम्फोसाइट बनना यहां शुरू हुई, लेकिन टोटल यहां मैच्योर नहीं हुई। जो थाइमस में मैच्योर होगा, जो थाइमस में यहां आके मैच्योर होगा उसे टी सेल बोलेंगे, और जो बोन मैरो में मैच्योर होगा वहां पे बी सेल बोलेंगे। मैच्योर होने का मतलब क्या है? मैच्योर हो रही है यहां पे सेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन सेल्स की सरफेस पे रिसेप्टर्स आ गए हैं, ये एंटीजन के लिए सेंसिटिव हो गई हैं। फ्यूचर में जब भी कोई इन्वेडर या एंटीजन या पैथोजन इनके सामने आएगा वो रेस्पॉन्ड करेंगी। तो जब ये सेल यहाँ पे मैच्योर हो गई हैं, तो मैच्योर होने के बाद ये सेल यहाँ से माइग्रेट करेंगी। आफ्टर मैच्योरेशंस दीज टी एंड बी सेल्स माइग्रेट फ्रॉम बोन मैरो एंड थाइमस, यहाँ से माइग्रेट कर गई, और माइग्रेट करके कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगी? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, स्प्लीन में आ गई हैं, लिम्फ नोड्स में आ गई हैं, टॉन्सिल्स में आ गई हैं, पेयर्स पैचेस में आ गई हैं, अपेंडिक्स में आ गई हैं, यहाँ पे सेल स्टोर रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हुई? ओरिजिनेट हुई, मैच्योर हुई, उसके बाद जाके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाकर वो स्टोर हो गई। अब जब भी फ्यूचर में कोई एंटीजन आएगा तो ये जो स्टोर्ड लिम्फोसाइट्स है वो उससे इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्ट करने के बाद में उनमें माइटोटिक डिवीजन होगा। तो कुछ सेल्स तो फ्यूचर के लिए संभाल के रख ली जाएंगी, उनको मेमोरी सेल्स बोलेंगे, और कुछ सेल्स उसी समय काम आ जाएंगी, उन्हें इफेक्टर सेल्स बोलेंगे। मेमोरी सेल्स लॉन्ग लिव्ड होती हैं, जो फ्यूचर में सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स में शानदार रोल प्ले करेंगी, और जो इफेक्टर सेल्स होती हैं वो उसी समय रोल प्ले कर देंगी, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। और जो इफेक्टर्स बी सेल्स होती हैं उनको आप लोग प्लाज्मा सेल्स भी बोल रहे हैं, और वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो इस तरह से लिम्फोसाइट्स हमें क्या कर रही हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाती है और टी सेल उनकी हेल्प करती है। तो व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये मैंने एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल दिखा रखा है। केमिकली देखें तो एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, एंड दीज आर सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा बी सेल्स, जिन्हें आप इफेक्टर बी सेल्स कह रहे हैं। एक टिपिकल स्ट्रक्चर का आप एंटीबॉडी का देखें तो टिपिकल एंटीबॉडी के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 हैवी चेन्स है, 2 लाइट चेन। ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, लेकिन ये जो लॉन्ग चेन दिखा रखे हैं ये हैवी चेन्स हैं। तो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, 1 2 3 4 4 चेन्स हो गई इस तरह से लेके। तो 4 चेन हो गई। तो आपने कहा 2 हैवी है 2 लाइट है, तो H2L2 से डिनोट कर दिया। ये देखिए ना, ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है। अब लाइट चेन हो या हैवी चेन, ईच चेन हैज 2 टर्मिनीज, एक N टर्मिनस होगा, दूसरा उसमें C टर्मिनस होगा। ये अमीनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हैवी चेन हो या लाइट चेन, ईच चेन हैज 2 टर्मिनीज एंड 2 पार्ट्स। 2 ही पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे वेरिएबल पार्ट कहेंगे, और ये जो पार्ट है इसे कांस्टेंट पार्ट कहेंगे। तो ये वाला जो कांस्टेंट पार्ट है, इस कांस्टेंट पार्ट, इस पे कोई भी कंफर्मेशन चेंज नहीं हो रहे। तो जब भी एंटीजन इससे जुड़ता है वो हमेशा वेरिएबल पार्ट पे जुड़ता है, वो यहां पर आकर एन टर्मिनस पर अटैच होगा। और इस एंटीबॉडी के अंदर ये जो रीजन जो दिखा रखा है हिंज रीजन, ये हिंज रीजन इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स। और जब भी एंटीबॉडी से एंटीजन जुड़ेगा वो हमेशा एन टर्मिनस पे जुड़ेगा, हमेशा वेरिएबल पार्ट पे जुड़ेगा। तो इन एंटीबॉडी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आपने कहा IgG, IgD, IgA, IgE और IgM, ये कुछ टाइप्स हैं जो एंटीबॉडी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो IgG, IgD और IgE ये तीनों की तीनों मोनोमर एंटीबॉडीज होती है। इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन जो IgA होता है वो डाइमर एंटीबॉडी है, और IgM जो होता है वो पेंटामर एंटीबॉडी है। तो ये 5 तरह के एंटीबॉडी हमने किस बेस पे लेके चला, उनके एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन ये किया है। तो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह का होगा, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव।
एक्टिव का मतलब क्या है, आप टर्म्स को पकड़िए। एक्टिव का मतलब हमारा बॉडी खुद एफर्ट कर रहा है। व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इटसेल्फ, बॉडी खुद एफर्ट करेगा, खुद फाइट करेगा, कॉम्बैट टू पैथोजन, और खुद एंटीबॉडी बनाएगा, तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा। और पैसिव का मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन। तो बॉडी ने खुद एफर्ट किया तो वो एक्टिव हो गया, और जब भी रेडीमेड मिला तो वो पैसिव हो गया। तो बॉडी खुद बना रहा है। कब बनाता है, जब भी हमें कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है, और वो तो रोज ही होता है, एवरी डे। दुनिया भर के पैथोजन रोज हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, रोज हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और फिर उन नेचुरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रोज एंटीबॉडी बनाता है। या फिर कब बनाएगा बॉडी, जब जानबूझकर इन्फेक्शन करवाए, इंटेंशनली, डेलिबरेटली आपने जानबूझकर किसी के अंदर पैथोजन इंजेक्ट कर दिया। मतलब आज जब भी आप किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसे रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं दे रहे। आपने बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन दिया, या बीसीजी दिया, या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया, ये वैक्सीन देने का मतलब आपने पैथोजन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, उसके टॉक्सिन को या उसकी एंटीजेनिक प्रोटीन को बॉडी में इनोकुलेट या इंजेक्ट कर दिया। तो बॉडी खुद का एंटीबॉडी बनाएगा, और खुद बनाएगा तो वो एक्टिव होगा। और रेडीमेड दिया गया, क्यों दिया गया, हो सकता है इम्यून सिस्टम अभी डेवलप ही नहीं हो, या फिर हो सकता है इम्यून सिस्टम ने गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया। जब हम माँ की बॉडी में थे, दुनिया हमको फीटस बोलती थी। जब हमारा बर्थ हुआ तो दुनिया ने हमको इन्फेंट कहा। तो उस समय माँ से हमें एंटीबॉडी मिली, ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, आईजीजी। और माँ से दूध से कोलोस्ट्रम, इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, उससे जो एंटीबॉडी मिला वो IgA होगा। तो ये एंटीबॉडी माँ से मिली है, फीटस या इन्फेंट ने नहीं बनाया। तो ये किस में आएगा, पैसिव के अंदर। या फिर किसी को इंजरी हो गई, किसी का सीवियर रोड एक्सीडेंट हो गया, तो आपने उसको क्या दिया, एंटी टेटनस सीरम। तो जब भी आप किसी को एंटी सीरम दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसे रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं। या फिर आप किसी को एंटी टॉक्सिन दे रहे हैं, स्नेक बाइट कर लिया, आपने उसको एंटी टॉक्सिन दिया, तो ये भी रेडीमेड एंटीबॉडी है। और जब भी रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाएंगी तो वो पैसिव में आएगा, और बॉडी खुद एफर्ट करेगा तो वो एक्टिव के अंदर आएगा। तो वैक्सीन रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं है। Vaccine is not a suspension of ready-made antibodies and vaccination is not treatment. तो वैक्सीन आप किसी को दे रहे हैं, तो जब भी आप किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, तो वैक्सीन क्या है, आप वैक्सीन की फॉर्म में क्या इंजेक्ट करें, आपने कंप्लीट पैथोजन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया या इनोकुलेट कर दिया। लेकिन पहले आप उसको कमजोर करते हैं, उसका एटेन्युएशन करते हैं, या फिर आप उसको इनएक्टिव करते हैं। एटेन्युएशन या इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है, दो टर्म्स होते हैं। एक होता है पैथोजेनिसिटी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, और दूसरा होता है एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी। तो मतलब जब भी आप किसी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं वैक्सीन को, तो आपने क्या किया, उस वैक्सीन को इंजेक्ट करते समय उसकी पैथोजेनिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अभी भी उसमें क्या रहना चाहिए, इम्यूनोजेनिसिटी। तो आप उस पैथोजन का एटेन्युएशन कर रहे हैं, इनएक्टिवेशन कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर इनोकुलेट कर रहे हैं। या फिर वो वैक्सीन क्या हो सकता है, कोई बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन हो सकता है। जैसे बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन से जो वैक्सीन बनेगा उसे टॉक्सोइड्स कहेंगे। या फिर वो वैक्सीन की फॉर्म में आपने कोई एंटीजेनिक प्रोटीन जो है वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन ट्रांसजेनिक फंगस, बोले तो ईस्ट। तो जब भी आप किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, वो वैक्सीन रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं है, आपने कंप्लीट पैथोजन को या फिर किसी एक्सोटॉक्सिन को या एंटीजेनिक प्रोटीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, इनोकुलेट कर दिया, तो फिर उससे इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, खुद एंटीबॉडी बनाएगा। और दुनिया का पहला वैक्सीन किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स, तो उन्होंने कौन सा वायरस बॉडी में इंजेक्ट किया, उन्होंने काउपॉक्स वायरस, एंड दैट इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने काउपॉक्स वायरस बॉडी में इंजेक्ट किया और फिर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इस तरह से वैक्सीन तैयार किया था। तो बड़ा शानदार हिस्टोरिकल इवेंट रहा था 1796 के अंदर ये दोस्तों। तो वैक्सीन इज नॉट ए सस्पेंशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज एंड वैक्सीनेशन इज नॉट ट्रीटमेंट। और जो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम उसे याद रखता है। तो जब भी आप किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, आपने क्या किया, आपने जानबूझकर पैथोजन को या उसकी एंटीजेनिक प्रोटीन को या फिर आपने बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया।
उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, आपकी टी और बी सेल्स एक्टिव होंगी। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि मतलब एक आइडियल वैक्सीन का मतलब क्या है, एक आइडियल वैक्सीन वो है जो मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल दोनों के डेवलपमेंट को क्या करे, प्रमोट करे, मतलब दैट प्रोवाइड्स CMI एज वेल एज AMI, उसे आप आइडियल वैक्सीन कहेंगे। तो वैक्सीन बनाने में बड़ी परेशानी आ रही है। आप कोरोना वायरस को देखो ना, जब वायरस में म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा हो, हाईली म्यूटेबल वायरस हो, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में पसीना आ जाता है। और यही दिक्कत हमको कोरोना के अगेंस्ट अभी देखने को मिल रही है। तो वैक्सीन, बात करते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग की। क्या कह रहा है NCERT, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं तो डॉक्टर क्या चेक करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टिश्यू मैच करना, HLA मैचिंग या MSC मैचिंग। ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए ये तो कोई भी कह देगा, लेकिन टिश्यू मैच करना चाहिए। तो टिश्यू मैचिंग को हम लोग HLA मैचिंग भी कहते हैं, MSC मैचिंग भी कहते हैं, क्योंकि अगर टिश्यू मैच नहीं करेगा तो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट नहीं होगा। अब 4 तरह की ग्राफ्टिंग होती है। एक होती है ऑटो ग्राफ्टिंग, मतलब वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। दूसरा होता है आइसोग्राफ्टिंग, बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा बच्चों के बीच में जो हो रहा है उनके बीच में आइसोग्राफ्टिंग हो गई। और तीसरा होगा होमोग्राफ्टिंग या फिर एलोग्राफ्टिंग, सेम स्पीसीज मेंबर्स, उनके बीच में क्या हो रहा है, होमोग्राफ्टिंग। और जो अदर स्पीसीज के बीच में होता है वो हेटेरोग्राफ्टिंग या जीनोग्राफ्टिंग होती है। तो 4 तरह की ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है HLA मैच करना या फिर MSC मैच करना। तो HLA मैचिंग या MSC मैचिंग का मतलब होता है टिश्यू को मैच करना, और टिश्यू मैच नहीं करेगा तो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट नहीं होगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एलर्जी मतलब एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ, और ग्राफ्टिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है HLA मैच करना या फिर MSC मैच करना। तो HLA मैचिंग या MSC मैचिंग का मतलब होता है टिश्यू को मैच करना, और टिश्यू मैच नहीं करेगा तो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट नहीं होगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एलर्जी मतलब एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट सर्टेन एंटीजेंस। कुछ एंटीजेंस के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एग्जैजरेट रेस्पॉन्स कर रहा है, हाइपर रेस्पॉन्ड कर रहा है, कुछ ज्यादा ही। तो एलर्जी एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये हाइपर सेंसिटिविटी है। हमारा इम्यून सिस्टम कुछ एंटीजन के लिए हाइपर रेस्पॉन्ड कर रहा है। आप समझो ना, एलर्जन भी एंटीजन है, लेकिन वो एक नॉर्मल एंटीजन नहीं है। एक नॉर्मल एंटीजन हम सब के लिए एंटीजन होगा, लेकिन एक एलर्जन हम सब के लिए एलर्जन नहीं होगा। तो जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी में आता है, एलर्जन भी एंटीजन है, फाइनली बी सेल्स एक्टिव होंगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो प्रॉब्लम क्या हुई एलर्जी में, प्रॉब्लम ये हुई कि जो एंटीबॉडीज बनी है वो एंटीबॉडीज मेनली IgE कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। और ये एंटीबॉडी मास्ट सेल या बेसोफिल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होंगे कि जो एंटीबॉडीज बनी है वो एंटीबॉडीज मेनली IgE कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। और ये एंटीबॉडी मास्ट सेल या बेसोफिल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होंगे उन रिसेप्टर से जाकर क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी।
तो एलर्जन आया, बी सेल्स को एक्टिव किया, बी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई, इन एंटीबॉडीज ने मास्ट सेल या बी सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स है उनसे जाकर वो अटैच हो गई, और जैसे ही ये एंटीबॉडी जाकर इन रिसेप्टर से अटैच होंगी, ये सेल जो है अब इनको बोलेंगे ये सेल सेंसिटाइज्ड हो गई है। अब ये सेंसिटाइज्ड सेल है, अब जब एलर्जन इन सेंसिटाइज्ड सेल के साथ में अटैच होगा तो इन सेंसिटाइज्ड सेल से अब दुनिया भर के कीमोटैक्टिक सब्सटेंस रिलीज होंगे, दुनिया भर के केमिकल्स रिलीज होंगे। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ दो नाम दे दिए, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, लेकिन दुनिया भर के केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो पंगा क्या हुआ, गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी ये हुई कि ज्यादा ही केमिकल रिलीज हुए। आप समझो ना, कोई एलर्जन आया, फाइनली मास्ट सेल या बेसोफिल एक्टिव हो गई, उससे हिस्टामिन रिलीज हुआ। सपोज बहुत ज्यादा एलर्जन का अमाउंट था, बहुत ज्यादा मास्ट सेल एक्टिव हो गई, बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज हो गया। जितना ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा उतने जल्दी से रैपिड एंड ड्रास्टिक फॉल इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि वैसोडाइलेशन होगा, और जितना जल्दी वैसोडाइलेशन होगा एकदम से बीपी कम हो जाएगा, और बहुत ज्यादा कम हो गया तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो दैट सीवियर एलर्जी इज नोन एज एनाफाइलेटिक शॉक। तो वो सीवियर एलर्जी है, वो जनरलाइज एलर्जी है, पूरा मधुमक्खियों का छत्ता आपकी बॉडी पे टूट पड़ा, या पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा हाई डोज दे दिया गया तो एलर्जन का बहुत ज्यादा हाई डोज बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज हो गया। जितना ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा उतने जल्दी से रैपिड एंड ड्रास्टिक फॉल इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि वैसोडाइलेशन होगा, और जितना जल्दी वैसोडाइलेशन होगा एकदम से बीपी कम हो जाएगा, और बहुत ज्यादा कम हो गया तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो दैट सीवियर एलर्जी इज नोन एज एनाफाइलेटिक शॉक। तो वो सीवियर एलर्जी है, वो जनरलाइज एलर्जी है, पूरा मधुमक्खियों का छत्ता आपकी बॉडी पे टूट पड़ा, या पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा हाई डोज दे दिया गया तो एलर्जन का बहुत ज्यादा हाई डोज आया, उससे मास्ट सेल लार्ज स्केल पे डैमेज हुई, बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज हो गया, और उससे बीपी एकदम से कम हो गया, एंड दैट सीवियर एलर्जी इज नोन एज एनाफाइलेटिक शॉक। तो आप बॉडी को बचा नहीं पा रहे, जिंदगी को बचा नहीं पा रहे उस केस में। तो एलर्जी का अगर आपको चेक करना होता है कि किस केमिकल से या किस फूड से उसको एलर्जी है, तो हम एक टर्म काम में लेते हैं हाइपोसेंसिटाइजेशन फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी। तो लो डोज जो है उसका बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, फिर चेक करते हैं कि उससे एलर्जिक रिएक्शंस आ रही हैं या नहीं आ रही। तो एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है कि एलर्जी में IgE का रोल है, एलर्जी के अंदर हिस्टामिन और सीरोटोनिन से रिलीज होते हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल्स का रोल है, और एलर्जी को ट्रीट करने के लिए आप लोग क्या देने लग रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए आप एंटी हिस्टामिन्स दे रहे हैं, एड्रेनलिन दे रहे हैं, और स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर दूं मैं, ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज द एलर्जी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा टर्म है हे फीवर। हे फीवर इज द एलर्जी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है, वो लंग्स की एलर्जी है, और हे फीवर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है। तो अस्थमा के केस में क्या हुआ, एलर्जन आया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचा, और जब यहां से उतर लोअर में पहुंचेगा ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स के अंदर, तो फिर क्या हुआ, ये जब केमिकल्स ये रिलीज होंगे, इन केमिकल के कारण क्या हो जाएगा, ब्रोंको स्पाज्म हो जाएगा। और जब बंदा ब्रीद आउट करता है, जब बंदा एक्सहेल कर रहा है, सांस छोड़ रहा है, तो स्पाज्म बढ़ता है, और स्पाज्म बढ़ता है तो उस समय क्या होगा, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा, और ब्लड में CO2 ज्यादा बढ़ेगी तो सफोकेशन होने लगेगा, विजिंग साउंड आने लगती है। तो अस्थमा के केस में उस ब्रोंको स्पाज्म को रिलीव करने के लिए आप इनहेलर या पंप के थ्रू जो दवा ले रहे हैं वो क्या होती है, ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स दी जाती हैं। तो एलर्जी में IgE का रोल है। अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। ऑटो इम्यूनिटी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है दो कोरोलरीज है, एक तो ये कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने और पराये में डिफरेंशिएट कर सकता है, और दूसरा ये जब ये ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर अपनों पे ही अटैक करता है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, हमारी टी सेल हमारी बी सेल हमारे ही खिलाफ काम कर रही है। तो ऑटो इम्यून में इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, तो अपने खिलाफ इम्यून सिस्टम काम करने लग गया। तो एक बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अच्छा कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो, आपको ध्यान ये रखना है इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ काम कर रहा है। इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, और मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी तो मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया,
तो इन्फ्लेमेशन हुआ तो इस इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन से यहाँ पे साइनेबल फ्लूइड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा फ्लूइड यहाँ पे बनने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे पेन होने लगेगा। तो शुरू में तो फ्लूइड के बढ़ने से यहाँ पे पेन होने लगा, बाद में यही मेम्ब्रेन उस फ्लूइड को ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में रिलीज करेगी एंड दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज पेनस ग्रेन्यूल्स। तो जब ग्रेन्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं तो ये ग्रेन्यूल क्या करेंगे, दीज ग्रेन्यूल्स नॉट ओनली कॉज थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, केवल इसकी थिकनिंग ही नहीं कर रहे, इस मेम्ब्रेन की थिकनिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि ये ग्रेन्यूल क्या कर रहे हैं, इस कार्टिलेज का इरोजन भी कर रहे हैं। धीरे धीरे इस कार्टिलेज का इरोजन होगा। इन सम केसेस दिस कार्टिलेज इरोड्स कंप्लीटली, और जैसे ये कार्टिलेज जिसने बोन के एंड को कवर कर रखा है, अगर इसका इरोजन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बोन एंड ओपन हो गए तो ये पूरा का जो फाइब्रस टिश्यू है ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो हम कहते हैं फाइब्रस टिश्यू बिकम्स ओसिफाइड, और धीरे धीरे इस जॉइंट की मूवमेंट क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, और फिर वहां पे स्टिफनिंग हो जाएगी, हार्डनेस हो गया, और वहां पे टॉर्सन आ जाएगा, ऐंठन आ जाएगा। तो कोई भी ऑटो इम्यून हो, आपको ध्यान ये रखना है इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ काम कर रहा है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनेबल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट माइसेनिया ग्रेविस में एसीएच रिसेप्टर जो कि पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, ना कि प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर। और पर्निशियस एनीमिया में कैस्टल इंटेंसिव फैक्टर ऑक्जेंटिक सेल्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शेथ के अगेंस्ट, और जो टाइप 1 डायबिटीज जो मेलाइटिस है उसमें बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियाज के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम वर्क करता है। एड्स एक तरह का इम्यूनो डेफिशिएंसी है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। अब दो तरह की इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब कॉन्जेनाइटल, बाई बर्थ वो बच्चा इम्यूनो डेफिशिएंट ही पैदा हुआ, और सेकेंडरी का मतलब एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, जब उसका बर्थ हुआ तब तो वो नॉर्मल था, लेकिन आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। तो जो एड्स है वो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का एग्जाम्पल है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बोले तो सिंड्रोम। तो इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल, हमने पहले ही कह दिया ये सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का एग्जांपल है, ये प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का एग्जांपल नहीं है। तो एड्स को हम लोग बोलते हैं स्लिम डिजीज, क्योंकि पेशेंट का बॉडी इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है, लीन और थिन बॉडी हो जाता है कि हार्ड मास का पुतला बन जाता है, तो स्लिम डिजीज कह रहे हैं। और दुनिया का सबसे पहला केस एड्स का 1981 में यूएसए में रिपोर्ट हुआ, और इंडिया के अंदर 1986 में चेन्नई के अंदर ये रिपोर्ट हुआ। तो जिस वायरस से हो रहा है दैट वायरस इज नोन एज HIV, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलिए पहले वायरस का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। इस वायरस को आप देखें तो इस वायरस ये रेट्रो वायरस है, मतलब एक ऐसा वायरस जो आरएनए से डीएनए बना सके। इस वायरस का जेनेटिक मेटेरियल आरएनए होता है और ये अपने आरएनए से डीएनए बना लेता है, इसलिए इस वायरस को रेट्रो वायरस कह रहे हैं, क्योंकि इस वायरस का जेनेटिक मेटेरियल आरएनए है, तो ये रेट्रो वायरस। दूसरी बात लेंटी वायरस का मतलब स्लो एक्टिंग वायरस। इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, सिम्टम आने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो स्ट्रक्चर को देखिए, इस HIV के स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक तो इसका एनवलप और दूसरा एनवलप के अलावा जितना भी इंटीरियर होगा उसको कोर पार्ट कहेंगे। इस एनवलप को पहले डिस्कस करते हैं। इस एनवलप में सबसे बाहर ये जो आपको ये प्रोटीन दिख रहा है GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120, और ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है, ये स्टॉक वाला प्रोटीन जो आपको दिख रहा है, ये GP41, GP बोले तो ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये वायरस का प्रोटीन है। ये GP120 है, ये GP41 है, और ये प्रोटीन जिस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है वो मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। तो इन तीनों के मिलने से GP120, GP41, इन तीनों के मिलने से ये वायरस का एनवलप बन गया है। इस एनवलप के अलावा जितना भी इनर पार्ट होगा उसे बोलेंगे कोर पार्ट। इस कोर पार्ट में वायरस का प्रोटीन कोट इंक्लूड होता है, बोले तो कैप्सिड। वायरस में दो प्रोटीन कोट है, एक आउटर प्रोटीन कोट है जिसे आप लोग P17 बोल रहे हैं, एक इनर प्रोटीन कोट है जिसे आप P24 बोल रहे हैं। तो ये P17, P24 ये वायरस का कैप्सिड है। इस कैप्सिड के अलावा अंदर वायरस का जेनेटिक मेटेरियल है, और वायरस का जेनेटिक मेटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इस सिंगल स्टैंडर्ड RNA के दो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स यहां पे देखने को मिलेंगे आपको। इन सब के अलावा इस कोर पार्ट में वायरस के एंजाइम्स भी आते हैं। इन एंजाइम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन एंजाइम के अंदर प्रोटीएज होगा, इन एंजाइम के अंदर इंटीग्रेज होगा। तो वायरस के स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में हमने बांट दिया, एक तो इसका एनवलप, और एनवलप के अलावा जितना भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, कोर पार्ट कहलाएगा। तो ये वायरस
अब वायरस बॉडी में किस तरह से आ रहा है? आने के कई रूट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू वायरस आ रहा है। ये वायरस बॉडी फ्लूइड से हमारी बॉडी में आता है, तो मतलब बॉडी फ्लूइड के अंदर है। HIV ट्रांसमिट्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, लेकिन ईच एंड एवरी बॉडी फ्लूइड में वायरस नहीं होगा। ये वायरस सीमन में है, ये वायरस वेजाइनल फ्लूइड में है, मतलब सेक्स फ्लूइड, इट अकाउंट्स अबाउट 75% ऑफ टोटल ट्रांसमिशन। दूसरा है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट का मतलब होता है ब्लड कांटेक्ट। तो वायरस ब्लड कांटेक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। और तीसरी बात, ये वायरस मां से भी आ सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है, तो ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है बिफोर बर्थ, और आफ्टर बर्थ भी वायरस जा सकता है कोलोस्ट्रम के थ्रू। तो मां से वायरस दो तरीके से पहुंच गया, बिफोर और आफ्टर बर्थ। लेकिन हर बार ये वायरस बॉडी में पहुंच जाए और हर बार एड्स हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 1% पॉपुलेशन वो है जो एड्स के लिए रेजिस्ट होती है। तो वो अलग फैक्टर है कि HIV का आना और एड्स होना दो अलग अलग बातें हैं। वायरस बॉडी में आ गया है मतलब HIV का इन्फेक्शन तो हो गया है, लेकिन आने के बाद में एड्स होगा, वो एक अलग कंडीशन हो गई है। आप देखिए ना, हम लोग पैथोजेनिसिटी पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर बताएंगे एड्स कंडीशन क्या है। अब किसी भी रोड से वायरस बॉडी में आया, चाहे वो ब्लड कांटेक्ट से आया, चाहे वो सेक्सुअल रूट से आया या मदर से आया, बॉडी में आने के बाद में वायरस बॉडी में आ गया, तो वायरस का मतलब HIV इन्फेक्शन तो हो गया। अब ये वायरस आने के बाद में मैक्रोफेज को फैक्ट्री की तरह यूज करेगा। ये मैंने मैक्रोफेज दिखाया है। इसे वायरस के रेप्लिकेशन, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। NCERT तो सिर्फ इतना कह रहा है, किसी भी रूट से वायरस बॉडी में आ गया तो आने के बाद वायरस मैक्रोफेज को फैक्ट्री की तरह यूज करेगा, फिर वो वायरस T हेल्पर पे अटैक करेगा, वहां पे अपना नंबर इंक्रीज। एंजाइम्स भी आते हैं। इन एंजाइम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन एंजाइम के अंदर प्रोटीएज होगा, इन एंजाइम के अंदर इंटीग्रेज होगा। तो वायरस के स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में हमने बांट दिया। एक तो इसका एनवलप, और एनवलप के अलावा जितना भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? कोर पार्ट कहलाएगा। तो ये वायरस, अब वायरस बॉडी में किस तरह से आ रहा है? आने के कई रूट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू वायरस आ रहा है। ये वायरस बॉडी फ्लूइड से हमारी बॉडी में आता है, तो मतलब बॉडी फ्लूइड के अंदर है। HIV ट्रांसमिट्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, लेकिन ईच एंड एवरी बॉडी फ्लूइड में वायरस नहीं होगा।
ये वायरस सीमन में है, ये वायरस वेजाइनल फ्लूइड में है, मतलब सेक्स फ्लूइड, इट अकाउंट्स अबाउट 75% ऑफ टोटल ट्रांसमिशन। दूसरा है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट का मतलब होता है ब्लड कांटेक्ट। तो वायरस ब्लड कांटेक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और तीसरी बात, ये वायरस मां से भी आ सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है, तो ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है बिफोर बर्थ, और आफ्टर बर्थ भी वायरस जा सकता है कोलोस्ट्रम के थ्रू। तो मां से वायरस दो तरीके से पहुंच गया, बिफोर और आफ्टर बर्थ। लेकिन हर बार ये वायरस बॉडी में पहुंच जाए और हर बार एड्स हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 1% पॉपुलेशन वो है जो एड्स के लिए रेजिस्ट होती है। तो वो अलग फैक्टर है कि एचआईवी का आना और एड्स
एड्स होना दो अलग अलग बातें हैं। वायरस बॉडी में आ गया है मतलब एचआईवी का इन्फेक्शन तो हो गया है, लेकिन आने के बाद में एड्स होगा वो एक अलग कंडीशन हो गई है। आप देखिए ना, हम लोग पैथोजेनिसिटी पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर बताएंगे एड्स कंडीशन क्या है। अब किसी भी रोड से वायरस बॉडी में आया, चाहे वो ब्लड कॉन्टैक्ट से आया, चाहे वो सेक्सुअल रूट से आया या मदर से आया, बॉडी में आने के बाद में वायरस बॉडी में आ गया तो वायरस का मतलब एचआईवी इन्फेक्शन तो हो गया। अब ये वायरस आने के बाद में मैक्रोफेज को फैक्ट्री की तरह यूज करेगा।